हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है वो अराउंड आपके 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, राइट। 10 क्वेश्चंस कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम है कल 8 सितंबर को, उसके रिगार्डिंग। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो क्वेश्चंस आप प्लीज़ एक बार जाके देखिए। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन डालिए, तो अभी आई डोंट नो कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अभी हम करंटली 25 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो 25 क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो हम लोग आज डिस्कस करें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट हम लोगों ने 10 किए थे और आज 25। क्लियर है जी। तो 90% जो आपका पेपर आना है ना, वो बैंकिंग लॉ से आना है। बाकी का जो रिमेनिंग 10% है वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट से आएगा। तो कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए सबसे पहले ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करिए और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारे के सारे रिलेटेड टू क्या होंगे जी? बैंकिंग लॉ होंगे। तो बैंकिंग लॉ से ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि अराउंड 90% आपका जो पेपर है वो बैंकिंग लॉ से आएगा, राइट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो सेविंग बैंक अकाउंट है हैविंग नो ऑपरेशन फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड डैश विल बिकम इन ऑपरेटिव। हाँ जी, कितने पीरियड तक अगर मेरा अकाउंट इन ऑपरेटिव हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मतलब समझिए कि इन ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कि इन ऑपरेटिव का मतलब क्या है? जिसमें किसी भी तरीके की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही, ना ही उसके अंदर डिपॉजिट्स हो रहे हैं, ना ही उसके अंदर क्या हो रहा है, विड्रॉल्स, राइट। तो कुछ टाइम के लिए अगर किसी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स नहीं हो रहे, तो ऐसे अकाउंट्स को आप लोग क्या मान लेते हैं? इनऑपरेटिव मान लेते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन अटैच होती है कि कितने पीरियड के बाद किसी भी अकाउंट को हम लोग इनऑपरेटिव मानेंगे। क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है ना कि 6 महीने तक कॉन्टिन्यूस ट्रांजैक्शन नहीं करी, फिर 6 महीने बाद कर ली, तो उसको इनऑपरेटिव बोलेंगे, या 1 साल के बाद वाले को, ठीक है, या 2 साल, 3 साल, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से हमारा आंसर है? कितने टाइम के बाद इनऑपरेटिव हो जाता है? सेविंग बैंक आप लोगों को पता ही है, सेविंग खाते होते हैं, जो कि बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल बैंक के अंदर जो है अकाउंट ओपन करता है अपना सेविंग का पैसा जमा करने के लिए। बाकी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। ओडी की फैसिलिटी आपको सेविंग में भी मिलती है, ओडी की फैसिलिटी आपको करंट में भी मिलती है। जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं वो आपको साइड बाय साइड एमसीक्यूज के साथ बताते हुए चल रही हूँ। बाकी आपको जो क्रेडिट लिमिट है, ठीक है, सीसी लिमिट है, वो सेविंग में इशू नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो करंट अकाउंट्स में मिलती है। वो भी आपके किसके? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको सीसी लिमिट इशू होती है, वो भी किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। तो सेविंग अकाउंट के अंदर आपको सीसी लिमिट इशू नहीं होती, बट ओडी फैसिलिटी मिल जाती है। चलिए जी, इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इन एक्टिव अकाउंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज इनएक्टिव अकाउंट। कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें कि 12 महीने से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ना हो, ठीक है, 12 मंथ्स हो गए हैं को और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनएक्टिव अकाउंट्स, राइट। ना ही डिपॉजिट्स हो रहे हैं, ना ही विड्रॉल है, और अगर ट्रांजैक्शन है तो मिनिमल है। तो ये इनएक्टिव अकाउंट है, जहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग, जो कस्टमर है वो अकर ही नहीं कर रहा अपने अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और अगर यही अकाउंट्स आपके फर्दर ऑन भी कंटिन्यू करते हैं, कितने? और 12 महीने, ठीक है। 12 महीने ये हो गए जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना ही कैश डिपॉजिट हो रहा है, ना ही विड्रॉल हुए, 12 महीने तक तो इनएक्टिव हुआ। 12 महीने से क्रॉस करके अगर 24 मंथ्स हो जाते हैं, इट मीन्स कितने? 2 साल। तो 2 साल के बाद इन्हीं अकाउंट को आप लोग क्या बोल देते हैं जी? इन ऑपरेटिव अकाउंट। इन ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जिस ऐसे अकाउंट जिसके ऊपर क्या लग जाता है? वही लॉक लग जाता है, जहां से कोई भी ट्रांजैक्शन अकर नहीं हो जाती। ऐसे अकाउंट्स को, इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉर्मेंट अकाउंट कुछ नहीं है। अगर डॉर्मेंट अकाउंट को आपको एक्टिव अकाउंट बनाना है तो KYC करनी पड़ती है हमें कस्टमर्स की, और उसके बाद वो अकाउंट एक्टिव हो जाता है, सिंपल एज दैट। बट जो भी डॉर्मेंट अकाउंट है या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट है, ये आपके तब इनऑपरेटिव बनेंगे या फिर तब आपके डॉर्मेंट बनेंगे जब ये
2 साल इन्हें हो जाएंगे या 24 मंथ्स हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। आई होप इट इज़ क्लियर। जो भी डाउट्स थे इससे वो क्लियर हो गए हैं, राइट। इनएक्टिव से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें 12 महीने से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना ही डिपॉजिट हुआ ना ही विड्रॉल हुआ, उसको इनएक्टिव बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आता है आपको डॉर्मेंसी अकाउंट से, कि भाई डॉर्मेंसी अकाउंट में हम लोग बोल रहे हैं कि किसी का पैसा डिपॉजिट है, मान लीजिए 5 लाख रुपया डिपॉजिट है, बट उसने 2 साल हो गए हैं उसको और उसने कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं करी, तो क्या उसका इंटरेस्ट भी उसके अंदर नहीं आएगा? क्योंकि 5 लाख रुपया तो पड़ा है ना उसके अकाउंट के अंदर, तो क्या 5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसका, क्या वो भी नहीं आएगा? तो आंसर विल बी यस, कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है उसके अकाउंट के अंदर, राइट। ध्यान रखिएगा कि जो भी उसके डिपॉजिट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो किया जाएगा, बट डॉर्मेंसी लगने के बाद ना ही वो डिपॉजिट कर पाएगा ना ही विड्रॉल, मतलब जब तक वो डॉर्मेंसी नहीं हटा देता तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन अकर नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, क्योंकि एक नॉर्मल आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन जेआईबी में भी पूछा गया था कि जो डॉर्मेंसी अकाउंट्स है क्या उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती तो इंटरेस्ट की पेमेंट उसमें जाती है, राइट। तो फर्स्ट का आंसर विल बी बी, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज अ लाइबिलिटी। फिक्स डिपॉजिट जो एफडीज होती हैं आपकी, एफडी और जो आरडी है हमारे पास, ये दोनों आपके पास क्या है जी? टाइम लाइबिलिटीज हैं। क्या है आपके पास? टाइम लाइबिलिटीज होते हैं। और आपके पास जो कासा है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है, ये दोनों आपके पास क्या होती हैं? डिमांड लाइबिलिटीज होती हैं। क्लियर है? डिमांड लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है कि कभी भी जाओ और पैसा विड्रॉ करा लो। टाइम लाइबिलिटीज का क्या मतलब है? मतलब जब मर्जी जाओ डिपॉजिट कराओ और विड्रॉ कराओ डिमांड लाइबिलिटी के अंदर। और टाइम लाइबिलिटी मतलब डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रही हूँ, जो कासा है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर कस्टमर जब मर्जी चाहे वो डिपॉजिट भी करा सकता है, विड्रॉल भी करा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही जो एफडी आरडी है उसके अंदर वो टाइम लिमिट है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए एफडी कराई है तो हाँ, अगर मैं ब्रेक कराना चाहूँ तो मैं ब्रेक करा सकती हूँ, बट उसके लिए पेनल्टी इंपोज होता है। ऐसे ही आरडी भी है सेम, वो भी एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड के लिए होता है। तो जो भी फिक्स मेच्योरिटी पीरियड के लिए होता है उसको हम लोग क्या काउंट करते हैं? टाइम। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स। बट वो लाइबिलिटी कब बन जाता है? बैंक के लिए है, क्योंकि बैंक को वो कस्टमर को पे करना है, इसलिए वो लाइबिलिटी है, राइट। अदरवाइज ये डिपॉजिट्स हैं। कासा और सेविंग, एफडी और आरडी डिपॉजिट्स हैं, एक डिमांड डिपॉजिट एक टाइम डिपॉजिट। बट जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है वो ये पूछ रहा है कि जो एफडी है अकाउंट इज किस तरीके की लाइबिलिटी है, तो ये तरीके की टाइम लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक के अंदर जितने भी डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो करंट अकाउंट में पड़ा पैसा चाहे वो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या है बैंक के लिए? बैंक के लिए लाइबिलिटीज़ हैं आपका कासा, ठीक है, और जो भी राफा है, रेकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट्स, ठीक है, ये बैंक के लिए लाइबिलिटीज़ हैं। बैंक के लिए एसेट्स क्या हैं? लोन, ठीक है, जो भी लोन्स दिए गए हैं और जो भी एडवांसेस दिए जा रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो बैंक के लिए क्या बन जाएगा जी? एसेट बन जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड का आंसर नंबर बी, टाइम लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय द कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ। किसके रिक्वेस्ट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर को जो है कोर्ट इशू करता है? सबसे पहली बात क्या है कि गार्निशी ऑर्डर को इशू कौन करता है? एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है, तो कोर्ट इशू करती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ तो आप लोगों ने समझी कि गार्निशी ऑर्डर कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करती है, ठीक है। और किसकी रिक्वेस्ट पे होता है वो बाद में पढ़ते हैं, बट सबसे पहले ये भी समझने की ज़रूरत है कि गार्निशी ऑर्डर होता क्या है और कितनी पार्टीज़ हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं, जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर और आपके पास कौन हो गया भाई? बैंक हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको हम गार्निशी बोलते हैं, ठीक है। जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर और गार्निशी, तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं गार्निशी ऑर्डर के अंदर। तो चलिए पहले डिटेल में गार्निशी ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे अभी के अभी, ठीक है। और इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं कि जो गार्निशी ऑर्डर है इज इशूड बाय द कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट पे किया जाएगा? डेटर की रिक्वेस्ट पे, क्रेडिटर, बैंकर या फिर नन ऑफ दीज। तो पहले मैं गार्निशी ऑर्डर समझा दूं आपको कि गार्निशी ऑर्डर बेसिकली कौन इशू करता है? कोई भी कोर्ट इशू करती है, ठीक है, कोई भी कोर्ट इशू करेगी दैट अलाउज अ क्रेडिटर टू रिकवर अ डेट फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज की भाषा में समझते हैं कि एक हमारे पास मान लीजिए बायर है, ठीक है, और एक आपके पास सेलर है, ठीक है। ये पर्सन ए है,
ये पर्सन बी है। मान लीजिए सेलर ने बायर को कभी 5 लाख रुपए के गुड्स दिए थे और बायर ने प्रॉमिस किया था सेलर को कि मैं 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा, बट ये 5 लाख रुपए इसको वापस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेलर क्या करेगा, अब मान लीजिए बायर का जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो सेलर क्या करेगा, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट के पास जो है वो केस फाइल करेगा, और कोर्ट फर्दर ऑन कौन से ऑर्डर पास करती है, गार्निशी ऑर्डर पास करती है, ठीक है। कौन से ऑर्डर पास करेगी, गार्निशी ऑर्डर। इट मीन्स कि जो बायर का जो बैंक है उसको बुलाया जाएगा, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, गार्निशी, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बैंक बन जाएगा गार्निशी। और जो सेलर है, जो इसको हम लोग लेंडर भी बोलते हैं, ये बन जाता है जी जजमेंट क्रेडिटर, ठीक है। कौन बन जाएगा, जजमेंट क्रेडिटर, और जो बायर है वो बन जाता है आपका जजमेंट डेटर। तो आप खुद सोचिए कि कौन केस फाइल करेगा, जिसने पैसा लेना है, ठीक है, राइट, तो जजमेंट क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना। तो जो सेलर है वो एक्चुअल में केस फाइल करता है। इतना आई होप हमें समझ में आया कि जो सेलर है वो केस फाइल करता है। तो इसमें 3 पार्टीज होगी, जो सेलर है, जो लेंडर है वो जजमेंट क्रेडिटर हो गया, जो बायर है वो आपके पास जजमेंट डेटर हो गया, और जो थर्ड पार्टी है बैंक है वो गार्निशी बन जाता है, क्योंकि वही क्या करेगा भाई, क्योंकि उसी को कोर्ट जो है वो ऑर्डर इशू करेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि एक बायर था, उसने पैसे देने थे सेलर के, और सेलर गया कोर्ट, और कोर्ट के थ्रू जो है कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर इशू किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप एक काम करिए कि जो बायर है इसके जो भी अकाउंट है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर उसकी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको बंद करिए और सेलर का पैसा जो है वो चुकता करिए, ठीक है। अब इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है आपके पास ऑर्डर निशी, ठीक है। सबसे पहला जो ऑर्डर इशू किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डर निशी, ठीक है। ऑर्डर निशी के अंदर क्या होता है, ऑर्डर निशी NISI, ठीक है, ऑर्डर निशी। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले बैंक जो कोर्ट है वो बैंक को बुलाएगा, मतलब जैसे मान लीजिए बायर का जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी बायर का बैंक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको बुलाया जाएगा और इससे पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी कि जो बायर का अकाउंट है उसमें कितने कितने पैसे हैं, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लोन अकाउंट्स के अगेंस्ट किसी भी तरीके का गार्निशी ऑर्डर अटैच नहीं होता, ठीक है ना। तो कोई ऐसे अकाउंट्स नहीं होने चाहिए जिसमें कि वो उसने किसी और के पैसे के अगेंस्ट राइट बनता हो, तो वो उसका खुद का पैसा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो जो है पैसा दिया जा सकता है, क्लियर। क्योंकि लोन अकाउंट में तो वो बैंक का ही पैसा होगा ना, उसके थ्रू थोड़ी चुकता करेगा, तो उसका खुद का अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जैसे मांग रहा है कोर्ट, और ऑर्डर इशू करेगा यहाँ पे ऑर्डर निशी के थ्रू कि आप एक काम करिए कि आप ये जो कस्टमर है बी, जो कस्टमर है, आप एक काम करिए, इसके जो भी अकाउंट है आपके पास उस अकाउंट के अगेंस्ट आप इसके ऊपर जो है जो भी उसकी ट्रांजैक्शन आप उसको स्टॉप करिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्दर ऑन जो भी कस्टमर होगा ना, जो भी बायर है, ठीक है, जो इसका कस्टमर होगा, जैसे कि इसका कस्टमर कौन है, बायर, तो बायर बी को ऑर्डर पास करेगा कि भैया आपके अकाउंट के ऊपर हम लोग क्या करने लगे हैं, ऑर्डर निशी लगाने लगे हैं, और यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको क्या बोलते हैं, गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर जो है वो गार्निशी ऑर्डर, क्योंकि 2 तरीके के होते हैं, एक अगर ऑर्डर निशी हो गया, ऑर्डर निशी के बाद सेकंड स्टेप बनता है यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑर्डर का, एब्सोल्यूट ऑर्डर का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में जो ऑर्डर इशू किया जाएगा वो कौन सा होगा जी, एब्सोल्यूट ऑर्डर। तो एब्सोल्यूट ऑर्डर के अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन बैंक से मांगी गई थी बैंक कोर्ट को देता है, और कोर्ट उसके अगेंस्ट जो भी पैसा बनता है, ठीक है, वो किससे मांगती है, बैंक से मांगेगी कि आप एक काम करिए कि जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपया बनता था, तो आप 5 लाख का 5 लाख ला के हमें दीजिए और हम कस्टमर को देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हो सकता है उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हों, तो एक हो सकता है कोर्ट या तो पूरी अकाउंट को ही जो है वो फ्रीज करने को बोल दे, उस पर लियन चार्ज कर उसको जो स्टॉप करने को बोल दे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, फ्रीज, ठीक है ना, कोई ट्रांजैक्शन नहीं वो कर पाएगा वहाँ पे। और हो सकता है एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर जो है वो ऑर्डर किया जाए, तो एक स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक होगा तो स्पेसिफिक अमाउंट उसमें मेंशन करी जाएगी, अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन नहीं है, पर्टिकुलर ऑर्डर है, इट मीन्स पूरे अकाउंट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर को जो है वो चार्ज किया जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर है।
कि कौन यहाँ पे गार्निशिंग ऑर्डर को इशू करता है, यहाँ पे कोर्ट इशू कर रही है, और कौन यहाँ पे जो है राइट बनता है इसका, सेलर का। सेलर कौन है? जजमेंट यहाँ पे क्रेडिटर है। चलिए 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है आपके पास। जजमेंट डेटर जो कि बोरोवर है, ठीक है, अ कंपनी और कोई भी इंडिविजुअल हु ओज मनी, जिसने बेसिकली क्या लिया है, पैसा लिया या फिर जो भी सामान लिया था उसके अगेंस्ट पैसा देना है। और जजमेंट क्रेडिटर कौन है? लेंडर है। एन इंडिविजुअल और या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसने कोई भी पैसा या कोई भी सामान किसी को बेचा, ठीक है। और गार्निशी विल ऑलवेज बी अ बैंक, ठीक है। और कोर्ट जो ऑर्डर इशू करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्निशी ऑर्डर। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। सो गार्निशी ऑर्डर इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट अलाउज अ क्रेडिटर टू रिकवर अ डेट फ्रॉम दी थर्ड पार्टी, जो कि बायर है, सच एज दी डेटर, बैंक और एम्प्लॉयर जो भी है। सो द क्रेडिटर ऑल्सो नोन एज दी जजमेंट क्रेडिटर। ध्यान से पढ़िएगा कि जो क्रेडिटर है इज ऑल्सो नोन एज दी जजमेंट क्रेडिटर कैन यूज अ गार्निशी ऑर्डर। तो वो गार्निशी ऑर्डर के थ्रू जो भी उसका डेट बनता है वो रिकवर कर सकता है व्हेन द डेटर हैज़ नॉट टेकन स्टेप्स टू रीपे इट। तो अगर कोई भी बायर मना करता है या पैसे नहीं देता सेलर के, तो उस टाइम पे सेलर के पास राइट बनता है वो कोर्ट जाए और वहाँ से गार्निशी ऑर्डर को इशू कराए और अपना पैसा रिकवर कर ले। आई होप इट इज़ क्लियर। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा जी? आंसर विल बी बी, ठीक है। क्रेडिटर हो गया, क्लियर है, सिंपल। क्रेडिटर, तो जजमेंट क्रेडिटर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट को। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम। बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पता होगा। ज़रा लिखिए क्या बनता है भाई एटीएम का एक्सपेंशन? हाँ जी, एटीएम का एक्सपेंशन क्या बनता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। बी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, राइट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्वेश्चन नंबर 5, लिक्विड एसेट्स इज। अब लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं जी? लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं जो कि आप इजीली कन्वर्ट हो सकें, कन्वर्ट इनटू कैश। कोई भी ऐसा पैसा जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए, जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सारे लिक्विड एसेट्स आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश के अंदर, रादर देन स्टॉक हो गया आपका, ठीक है। स्टॉक इसके अंदर ऐड नहीं होता, ठीक है। और जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी इसके अंदर ऐड नहीं होंगे क्योंकि वो आपका करंट एसेट्स तो होते हैं बट लिक्विड एसेट्स नहीं होते। तो लिक्विड एसेट इज बेसिकली ऐसे एसेट्स जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, ठीक है। तो लिक्विड एसेट, फिक्स एसेट, स्टैट्यूटरी एसेट या फिर फ्लोटिंग एसेट या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं ये, ठीक है। फ्लोटिंग एसेट जो कि फ्लोट कर रहे हैं ना, इजीली आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। मान लीजिए स्टॉक है तो स्टॉक को बेचने में टाइम लगेगा ना मेरे को, समझ रहे हैं बात को। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये तो किसी भी तरीके का एक्चुअल में ये फेक एसेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो है ये, जो कभी मैंने पहले पैसे दे दिए इन एडवांस किसी को, उसको प्रीपेड बोलते हैं। मैं आपको लिक्विड एसेट्स के एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया। बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी आपके पास लिक्विड एसेट्स है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनते हैं भाई? लिक्विड हमारे पास एसेट बन जाते हैं। लाइक वी हैव BR, बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो आर लिक्विड एसेट्स। क्लियर है, सिंपल था। स्टॉक और प्रीपेड को निकाल दीजिए, कैश, बैंक और BR आपके पास लिक्विड एसेट है और लिक्विड एसेट को फ्लोटिंग एसेट काउंट करते हैं। नेक्स्ट, हाई यील्डिंग लोन इज अ। 6th क्वेश्चन, हाई यील्डिंग लोन इज अ परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फिक्स एसेट या फिर नन ऑफ दीज। परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? परफॉर्मिंग एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिससे रेगुलर बैंक को इंटरेस्ट, मान लीजिए कोई किसी भी कस्टमर को बैंक ने लोन दिया है और उस लोन की एक रेगुलर इंटरवल पे रीपेमेंट अगर हो रही है, ठीक है, रेगुलर इंटरेस्ट उसका मिल रहा है, तो हम ऐसे एसेट्स को वही परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। और परफॉर्मिंग एसेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई यील्डिंग लोन, ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि NPA हैं, ऐसे एसेट्स जिन्होंने या फिर ऐसे लोन होल्डर्स जिन्होंने पैसा देना बैंक को बंद कर दिया, जो कि 90 दिन के बाद, कितने 90 डेज के बाद आप उसको NPA में काउंट करते हो, राइट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिक्स एसेट्स तो हम सभी को पता है,
ऐसे एसेट्स जो कि फिक्स्ड हैं, जिसको आप लोग टच भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब लोग फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, टेंजिबल गुड्स हो गए। क्लियर। सो हाई यील्डिंग लोन इज अ परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन, मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ चेक इज, कितना मैक्सिमम वैलिडिटी होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी इस पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम वैलिडिटी कितना रहता है भाई, 3 महीने, देयर इज़ नो ग्रेस डेज। और उसके बाद अगर जो चेक एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेल चेक बोलते हैं, ठीक है। स्टेल चेक मतलब एक्सपायरी चेक्स। एक्सपायरी चेक्स कौन से होते हैं, जिनकी किसी भी तरीके की फर्दर ऑन पेमेंट नहीं होती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स अंडरटेक एक्टिविटीज रिलेटेड टू बैंकिंग लाइक इन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा, देन इट इज़ नोन एज। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे बैंक्स, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक, अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी करें, ठीक है, और डेबिट कार्ड भी इशू कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी इशू कर रहे हैं, तो वो किस तरीके की बैंकिंग में आता है। अगर कोई भी बैंक सब तरीके की एक्टिविटीज़ करता है तो वो किस तरीके की एक्टिविटी में आएगा, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल बैंकिंग। मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसीलिए बता रही हूँ, आपका एग्जाम है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्स का मतलब ही क्या होता है, देखिए ये पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, जिसके अंदर हर तरीके का इंसान, हर तरीके की सिटी, ठीक है, हर तरीके का कंट्री है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। और इसी तरीके से बैंक भी आता है। बैंक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यूनिवर्सल बैंकिंग के अंदर आती है कि अगर कोई भी बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, बैंक इंश्योरेंस भी दे रहा है, ठीक है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, क्लियर है, ये हर तरीके की फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो ये बैंक कौन सा बैंक हो गया, किस तरीके की बैंकिंग प्ले कर रहा है, यूनिवर्सल बैंकिंग। तो ये जो टाइप ऑफ बैंकिंग है ना, वहाँ से क्वेश्चन है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, कोई भी ऐसी बैंकिंग जो कि आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आप लोग करते हैं, उसको हम लोग इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। वर्चुअल बैंकिंग कौन सी होती है, जो कि आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसको वर्चुअल बैंकिंग बोलेंगे। और वर्चुअल बैंकिंग को ही हम लोग बेसिकली पेपरलेस बैंकिंग भी बोलते हैं। ऐसे सेम इंटरनेट बैंकिंग भी पेपरलेस बैंकिंग ही है भाई, ठीक है। होलसेल बैंकिंग कौन सी होती है, कोई भी ऐसा बैंक, ठीक है, कोई भी ऐसा बैंक जब एक प्रोडक्ट को, ठीक है, एक सिमिलर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बल्क के अंदर सेल कर दे। बल्क के अंदर सेल करना क्या होता है, मान लीजिए आपके पास सेविंग अकाउंट है, ठीक है, आप लोग क्या अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, ऐसे ही आप लोग सैलरी अकाउंट भी ओपन करते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास फर्म आती है और वो आपको आके बोलती है कि आप एक काम करिए, आप हमारे यहाँ मतलब आपके यहाँ पे हमारे कस्टमर्स का एक तो सैलरी अकाउंट ओपन करिए और साथ में इनकी इंश्योरेंस भी कर दीजिए। तो इट मीन्स 20 अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं, उनके 20 कस्टमर्स हैं और 20 कस्टमर्स को ही आप एक साथ सेविंग भी मतलब सैलरी अकाउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इंश्योरेंस भी। दिस टाइप ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, होलसेल बैंकिंग। इट मीन्स आपने बल्क के अंदर ही चीज़ बेच दी, बेच ही रहे हैं ना बैंक के अंदर बैठे भी, ठीक है। तो यही होलसेल तो होती है। मान लीजिए आप 1 किलो सेब लेके आते हैं तो वो रिटेल होती है, ठीक है। कोई एक अकाउंट आके खुलवाता तो वो रिटेल बैंकिंग होती, ठीक। अब कोई एक साथ आके अकाउंट ओपन करा रहा है, उसको होलसेल बोलते हैं। क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज, जो डिपॉजिट्स हैं हमारे पास बैंक के अंदर, ठीक है, जो भी कासा है, राफा है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है, इज डैश इनकम, वो किस तरीके की इनकम होती है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज, जो भी डिपॉजिट्स हैं अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो किस तरीके की इनकम होती है, वो ग्रॉस इनकम है या फिर हमारे पास, सॉरी, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है ना, ये आपके बैंक अकाउंट से नहीं है, ये अलग है हमारे पास। जैसे हम लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं ना, उस तरीके से पूछ रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है, जो भी पैसा हम लोगों ने, मान लीजिए मैंने एज अ फर्म, ठीक है, मैंने एज अ फर्म मान लीजिए कहीं पे भी पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा मान लीजिए मेरे को,
ठीक है, वो हम लोग पी एंड एल के अंदर शो करते हैं। किसके अंदर शो करेंगे? पी एंड एल के अंदर। और पी एंड एल के अंदर जो भी हमारी अमाउंट्स होती है वो किस तरीके की, कौन से नेचर की होती है? आपकी ग्रॉस इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, या फिर नन ऑफ दीज। वो आपके पास रेवेन्यू इनकम होती है। ठीक है, ये अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास कौन सी होती है भाई? रेवेन्यू इनकम। तो ऐसे ही मान लीजिए आपका बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीएनबी के अंदर कोई खाता अपना खोला हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीएनबी के अंदर कोई अपने अकाउंट और उसके डिपॉजिट्स हैं, और अगर उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, ठीक है, पीएनबी सेविंग बैंक क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये इंटरेस्ट आपके लिए मतलब स्टेट सेविंग निकल रहा है मेरे मुंह से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए क्या बन जाएंगे जी? रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो कि एक साल के अंदर मैं कंज्यूम कर लूँगी। क्लियर है? कैपिटल इनकम जो कि ओवर द पीरियड यूज़ करी जाएगी, ठीक है, और जिससे कि कोई भी एसेट या लाइबिलिटी जनरेट होती है। क्लियर है? तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से मैंने इसलिए बोला कि आप इसको सोचिएगा अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है, बट है आपके बैंक का ही क्वेश्चन है। कहीं आप कहें कि कौन सा क्वेश्चन उठा के डाल दिया, बैंक का ही है कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना अकाउंट पीएनबी में ओपन कर रहा है, मतलब वहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, या फिर आरबीआई के पास कोई डिपॉजिट है, वहाँ से अगर कोई भी उसको इंटरेस्ट बनता है तो वो उसके लिए किस तरीके की इनकम होगी? वो उसके लिए रेवेन्यू इनकम होती है। और रेवेन्यू इनकम ऐसी इनकम जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। किसके लिए? जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए होगी, ठीक है ना, एक साल के अंदर अंदर उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा। और ऐसी इनकम को पी एंड एल के अंदर शो किया जाता है। और कैपिटल इनकम को कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। चलिए, मेरे को आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 9th का कौन सा आंसर था भाई? बी, रेवेन्यू इनकम। 10th, सेक्शन नंबर 138, सेक्शन नंबर 138 एनआई एक्ट हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे क्वेश्चन, आज अगेन। सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टेट्स दैट ड्रॉर ऑफ द चेक, ड्रॉर कौन होता है भाई? मेकर ऑफ द चेक, ठीक है, इज लायबल टू बी पनिश्ड इफ द चेक इज बाउंस्ड फॉर। देखिए क्या कह रहा है कि सेक्शन नंबर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो चेक का होल्डर है, मेकर है, ड्रॉर है, ठीक है, उसको लायबल करता है, उसको पनिश कर सकता है कि अगर चेक बाउंस हो जाता है, किस चीज़ के लिए? नॉट क्रॉसिंग के लिए, ऑल्ट्रेशन के लिए, इनसफिशिएंट फंड्स के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके लिए आप उसको पनिश कर सकते हैं? क्योंकि आप अमाउंट काटते हैं ना उसकी अकाउंट से। नॉट क्रॉसिंग के लिए, ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स के लिए सेक्शन नंबर 138 क्या बोलता है? किसके लिए हो सकता है? इनसफिशिएंट फंड्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सेक्शन 138 स्टेट दैट कि अगर किसी भी अकाउंट के अंदर अगर चेक बाउंस हुआ इनसफिशिएंट फंड्स के लिए, तो जो चेक होल्डर है उसको पनिश किया जा सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू 138, ठीक है, वो लायबल है। क्लियर? कौन? जो भी ड्रॉर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इनसफिशिएंट फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इन विच टाइप ऑफ अकाउंट? मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या फिर नन ऑफ दिस। क्रेडिट लिमिट जो है वो किसको मिलती है भाई? बिजनेस पर्पज़ के लिए मिलती है, ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए मिलती है, जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग मिलेगा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसने कोई सामान बनाया अपना, ठीक है, और वो बेच देगा, आने वाले हफ्ते में बेच देगा, बट आज के लिए उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए। तो वेयर हाउस के लिए पैसा नहीं है, सामान बन गया, सब बन गया, ठीक है, बट वेयर हाउसिंग के लिए पैसा नहीं है, तो वो बैंक के पास जाके बोल सकता है, ठीक है, वो कस्टमर बैंक के पास जाएगा और उसको क्या बोलेगा कि भैया एक काम करिए, हमें सीसी लिमिट इशू कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है वेयर हाउसिंग के लिए, और हो सकता है कि उसको जो है पैकेजिंग के लिए पैसा चाहिए हो, कि वो मेरा प्रोडक्ट तो तैयार हो गया कि भैया पैकेजिंग के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है? एक तरीके का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। या फिर मेरे को स्टॉक खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है सामान बनाने के लिए, तो ये भी क्या है? एक तरीके का वर्किंग कैपिटल। तो अगर इन ज़रूरतों के लिए कोई भी ऑनर
ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस फर्म पैसा मांगती है बैंक से तो बैंक उसको सीसी लिमिट इशू करता है अंडर करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर सीसी लिमिट इशू नहीं करी जाती, क्योंकि सेविंग अकाउंट एक इंडिविजुअल का ओपन होता है बैंक के अंदर, और एक इंडिविजुअल अपने सेविंग का पैसा ही सेविंग में रख सकता है। किसी भी तरीके की बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपकी सेविंग में नहीं आती, जो कि इलीगल है एज पर अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेविंग का पैसा करंट में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑर्डर चेक कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय। हाँ जी, जो ऑर्डर चेक होता है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है? किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है? एंडोर्समेंट के थ्रू, डिलीवरी के थ्रू, या फिर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, या फिर ब्लैंक एंडोर्समेंट के थ्रू। हाँ जी, एंडोर्समेंट क्या होती है कि जो भी आपके पास चेक है, ठीक है, उस चेक के पीछे आप किसी भी, मान लीजिए MS एंटरप्राइज का नाम लिख दिया, ठीक है, तो मतलब आप किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, और डिलीवरी मतलब ऐसे ही चेक था मेरे पास, मैंने ऐसे ही किसी को भी हैंड ओवर कर दिया, उसको हम लोगों ने डिलीवरी बोल देते हैं। ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होता है? जहाँ पे किसी का नाम स्पेसिफिक ही नहीं है, उसको ब्लैंक एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो टर्म्स क्लियर है? अभी आप मुझे आंसर दीजिए बस, कि जो ऑर्डर चेक होता है, ठीक है, जिसपे कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, वो किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो दोनों तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है जी। हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक एंडोर्समेंट करें, कि आप उस चेक के पीछे स्पेसिफिक पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर मैयर डिलीवरी के थ्रू भी आप उसको ट्रांसफ़र वो किया जा सकता है। दिस इज़ कॉमन, ठीक है, जो कि आप डेली बैंक के अंदर भी डील करते हैं। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर सी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, राइट आंसर सी। 13th, when a check is not stated to payable to bearer or to order, it will be payable to। हाँ जी, अगर कोई भी चेक के ऊपर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, स्टेट नहीं है कि वो किसको पे करना है, या बियरर को पे करना है या फिर ऑर्डर चेक है। बियरर चेक कौन से होते हैं? जिसको कोई भी पैसा ले सकता है, जिसके भी हाथ में चेक है। ऑर्डर का मतलब क्या है? जहाँ पे एक स्पेसिफिकली किसी पर्सन को ऑर्डर दिया गया है, तो इट विल बी पेएबल टू। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो किसको पैसा दिया जाएगा? पेई को। स्पेसिफिक है तो जो टू पे के सामने जो भी पेई होगा उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पेई विल रिसीव द अमाउंट। 14th नंबर क्वेश्चन, द बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट इज ₹5000। मान लीजिए कोई सेविंग अकाउंट है, उसका जो बैलेंस है वो 5000 रुपये है, और आपको कोई चेक आ जाता है, बैंक में कोई कस्टमर आया और चेक लेके आया 6000 रुपये का। सेविंग अकाउंट में पैसा 5000 है, चेक 6000 का आ रहा है, इट मीन्स 1000 रुपये एक्स्ट्रा। इट मीन्स मैं कैश विड्रॉल तो नहीं हो सकता इसके अंदर, सिंपल सी बात है। ठीक है, इज गिवन फॉर पेमेंट इन दैट रिस्पेक्ट बट इट विल बी रिटर्न ड्यू टू। ठीक है, उसने प्रेजेंट किया चेक, बट आप उसको क्या कह के वापस करोगे? क्योंकि चेक तो आ गया, अब उसका हम पेमेंट तो दे नहीं सकते, बट उस केस में हम लोग कस्टमर को क्या कह के वापस करेंगे जी? क्या बोलेंगे हम लोग कस्टमर को? बोलिए, रेफर टू ड्रॉर, एक्सीड्स अरेंजमेंट, या फिर फंड्स इनसफिशिएंट, या पेमेंट स्टॉप्ड बाय द ड्रॉर। किस तरीके से आप लोग उस चेक को रिटर्न करेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? फंड्स इनसफिशिएंट, है ना, कि पैसा है नहीं भाई अकाउंट के अंदर। क्लियर है? फंड्स आर इनसफिशिएंट, और इनसफिशिएंट फंड अगर हो हमारे पास, मतलब अकाउंट के अंदर, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे अकाउंट्स की पेमेंट ही नहीं करते। ठीक है ना, ऐसे अकाउंट्स की क्या नहीं करी जाती? पेमेंट नहीं करी जाती, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, डाउटफुल एसेट्स कौन से होते हैं भाई? हाँ जी, डाउटफुल एसेट्स कौन से होते हैं? 15th आपका NPA से क्वेश्चन है जी। हाँ जी, हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो NPA का जो सेकंड कैटेगरी है वो होती है डाउटफुल एसेट्स की। और डाउटफुल एसेट्स कब आते हैं? जब सबसे पहली कैटेगरी में आपको एक बार डिफाइन कर दूं। सबसे पहली कैटेगरी होती है NPA की सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। सबसे पहले कोई भी अकाउंट NPA कब बनता है, पहले वो देखते हैं। कोई भी अकाउंट NPA बन जाता है अगर उसके अंदर
आफ्टर 90 डेज, ठीक है, मान लीजिए 90 दिन हो गए हैं और 90 दिन से उसने किसी भी तरीके का जो अकाउंट था, लोन अकाउंट था, उसके अंदर किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं किया, तो अगर कॉन्टीन्यूसली 90 दिन तक पेमेंट नहीं आई तो बैंक उस अकाउंट को 91st डे को क्या बोल देगा, एनपीए। तो 90 डेज कंप्लीट करने के बाद कन्फ्यूजन रहता है हमें कि 90 दिन को बोलेंगे 91 डेज को, हम लोग सीधा बोलते हैं कि आफ्टर 90 डेज के बाद वो एनपीए हो जाता है, ठीक है। तो 90 डेज का ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ता है उसको, क्लियर। तो डाउटफुल एसेट्स वुड बी 1, वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये कर लूँ कि एनपीए क्या हो गया, जो 90 दिन कंप्लीट किया तो उसको बोल दिया एनपीए के 90 दिन से कोई पेमेंट नहीं आई। और इसकी कैटेगरी क्या है एनपीए की, सबसे पहले आती है सब स्टैंडर्ड, कि अगर 1 साल कंटिन्यू किया, ठीक है, 1 ईयर तक पैसा नहीं आया, ठीक है, 12 महीने तक, ठीक है ना, ये 90 डेज कंप्लीट होने के बाद 1 साल कवर हो रहा है इसी के अंदर, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि 90 दिन तो कवर अप हो गए, पैसे आए ही नहीं, और ये अगर कॉन्टीन्यूस हो जाए 12 महीने कवर कर गया तो उसको कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे, सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आती है डाउटफुल एसेट्स की, ठीक है, डाउटफुल एसेट्स की आफ्टर 1 ईयर के बाद, ठीक है, अगेन 2 साल तक और मोर, ठीक है, 2 और मोर ईयर्स के लिए, ठीक है, 2 साल मतलब 1 साल तो यहाँ कंप्लीट हो गया, और 12 महीने अगर और हो जाते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, तो 2 ईयर और 3 ईयर्स और मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, स्लैश लगा लो यहाँ पे, 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल से किसी में पैसा नहीं आया क्योंकि 24 महीने हो गए ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो 2 ईयर्स और 3 और मोर ईयर्स से अगर किसी में पैसा नहीं आया तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, डाउटफुल एसेट्स। और तीसरा आता है आपके पास लॉस एसेट्स, जिसको आइडेंटिफाई कौन करता है, हमारे पास कौन आइडेंटिफाई करेगा, आरबीआई, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स, क्लियर। तो डाउटफुल एसेट्स का यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा जी, विच हैज़ रिमेन्ड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ ग्रेटर देन क्या, 12 महीने। तो डाउटफुल एसेट्स हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसी कैटेगरी विच हैज़ रिमेन्ड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन 12 महीने, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में 12 महीने से भी ज़्यादा रह गया, ठीक है, अप टू 12 मंथ्स तक। देखो ध्यान से मैं दोबारा बता देती हूँ, 90 दिन से अगर पेमेंट नहीं आया, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली 90 डेज होने चाहिए, इट मीन्स 3 मंथ्स हो गए, 3 महीने में भी किसी में 30 होते हैं, किसी में 31, किसी में 29, तो कॉन्टीन्यूसली 90 दिन होने चाहिए। तो 90 दिन कंप्लीट होने के बाद उसको आप एनपीए बोलोगे, एक बात होगी। दूसरी बात होती है सब स्टैंडर्ड की, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीने तक, ठीक है, अगर नहीं और आते पैसे तो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में, और 12 महीने से जैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 12 महीने से जैसे ज़्यादा हो जाएंगे वो डाउटफुल की कैटेगरी में चला जाता है, जिसको हम लोग काउंट करते हैं मोर देन 12 मंथ्स। यहाँ पे ना इसको ऐसे करके लिख लीजिए, इसको ऐसे करके लिखिए कि मोर देन 12 मंथ्स अप टू 3 ईयर्स, ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है, मोर देन 12 मंथ्स और अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। 12 महीने तक तो किस में था, सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में, अप टू 12 महीने तक। जैसे 12 महीने पूरे हुए और उसी के बाद किस में चला गया भाई, डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा, और हो सकता है 3 साल और 3 साल से ज़्यादा भी डाउटफुल में रहे, क्योंकि इसकी भी अपनी कैटेगरीज हैं, DA1, DA2 और DA3, ठीक है ना। तो एक नेक्स्ट 1 ईयर तक DA1 में रहता है, उसके नेक्स्ट और 2 साल तक DA2 में, उसके नेक्स्ट 3 ईयर तक DA3 में, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी रहे। और उसके बाद लॉस एसेट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा, आरबीआई के जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विच हैज़ रिमेन्ड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर पीरियड ऑफ ग्रेटर देन 12 महीने, ठीक है, क्योंकि अगर 12 महीने तक था तो फिर तो सब स्टैंडर्ड ही था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड। हाँ जी, कितनी बार आप किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर सकते हो, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, मैंने आपको कल ही बताया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वंस, ट्वाइस और थ्राइस, देयर इज नो लिमिट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट,
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर आपको हाइपोथिकेशन डिफाइन किया गया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, सरफेसी एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, या फिर आरबी एक्ट 1934 के अंदर? हाँ जी, हाइपोथिकेशन जब हम लोग चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या मतलब है कि बेसिकली जब बैंक लोन देता है ना कस्टमर को, और कस्टमर उसके अगेंस्ट, ठीक है, उस सिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट जब भी कोई भी सिक्योरिटी गिरवी रखेगा, वो अलग अलग तरीके से उसको देखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर आती है 3 चीज़ें, एक होता है हाइपोथिकेशन, एक होता है आपके पास प्लेज, ठीक है, एक होता है प्लेज, और एक हमारे पास क्या होगा जी, मॉर्टगेज, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं फर्दर ऑन भी, क्योंकि इसके फर्दर ऑन क्वेश्चंस भी हैं। तो हाइपोथिकेशन, प्लेज और क्या हो गया, मॉर्टगेज, ठीक है। तो 3 तरीके से सिक्योरिटीज़ को देखा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि जो हाइपोथिकेशन है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पे किसके अंदर डिफाइन किया गया है, सरफेसी एक्ट के अंदर, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। कभी बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरफेसी की डेफिनेशन क्या है जी, सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो जो हमारे पास हाइपोथिकेशन है, ये बेसिकली किसके अगेंस्ट चार्ज किया जाता है? आपके पास जितनी भी आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूव करी जा सकती है, ठीक है, उसी के अगेंस्ट किया जाएगा। और उसका जो पोजेशन है, ठीक है, वो किसके पास रहता है, ऑनर के पास। तो कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, हाइपोथिकेशन किसके अगेंस्ट होता है, जो कि आपके बेसिकली ऑटोमोबाइल लोन्स है ना, जो भी आपके ऑटोमोबाइल लोन्स हैं, गाड़ियों के अगेंस्ट, स्कूटर, एक्टिवा, बाइक के अगेंस्ट किया जाता है। उसकी जो आरसी होती है उसके ऊपर हाइपोथिकेट किया जाता है। तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर हाइपोथिकेशन है। तो हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड अंडर सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी क्रॉप सीजन एन अनपेड शॉर्ट ड्यूरेशन फार्म लोन विल बी टर्म्ड एज एनपीए। कितनी क्रॉप सीजन के बाद किसी भी, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, ये भी एनपीए की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 तरीके की क्रॉप होती है, एक होती है शॉर्ट क्रॉप सीजन होता है, ठीक है, एक होता है आपके पास लॉन्ग क्रॉप सीजन। बस वो इतनी सी बात पूछ रहा है कि जो शॉर्ट क्रॉप सीजन है वो कितनी ड्यूरेशन के बाद आप उसको एनपीए बोलोगे। तो शॉर्ट क्रॉप सीजन जाता है दो क्रॉप सीजन के बाद आप उसको एनपीए बोलते हो, और जो लॉन्ग क्रॉप सीजन है वो 1 साल के बाद, मतलब सॉरी 1 क्रॉप के बाद आप उसको क्या बोल देते हो, एनपीए, ठीक है। अब शॉर्ट क्रॉप सीजन कौन से होते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ऐसी क्रॉप जो कि 1 साल के अंदर मल्टीपल बार उगाई जाती है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा बेसिकली क्या है कि कोई भी ऐसी लैंड है जिसके अंदर आप 3-3 महीने में फसलें चेंज करते हो, ठीक है, या 1 साल में 2 टाइम या 3 बार हार्वेस्टिंग करते हो, ठीक है ना। और लॉन्ग क्रॉप सीजन कौन सा हुआ, जिसमें 1 बार हार्वेस्टिंग होती है, जैसे गन्ने की खेती है, तो उसकी जो एनपीए है वो 1 क्रॉप सीजन के बाद होगा। शॉर्ट क्रॉप में क्या होगा, 2 क्रॉप सीजन के बाद एनपीए होगा। क्लियर है, 18th का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 2 क्रॉप सीजन्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेज इज क्रिएटेड ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स। जो प्लेज है वो कौन से टाइप ऑफ एसेट्स के अगेंस्ट लगता है, ठीक है, मूवेबल के अगेंस्ट, इमूवेबल के अगेंस्ट, या फिर बोथ ए एंड बी के अगेंस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, जो प्लेज है किसके अगेंस्ट लगेगा, जो बेसिकली ऐसे लोन्स हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी, गोल्ड लोन है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं गोल्ड लोन का, कि कोई कस्टमर है बैंक में गोल्ड लोन लेने आया, तो सबसे बड़ी बात कि जो गोल्ड है वो बैंक के पास रहता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि प्लेज किया जाता है उसको, मतलब बैंक जो है वो ऑनर बन जाता है उस टाइम पे, ठीक है ना। अब ये तो नहीं है ना कस्टमर उसको पहन के घूमता रहेगा जब तक लोन चल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात, जो प्लेज है वो मूवेबल गुड्स के लिए ही लगता है, मूवेबल के लिए ही लगता है, जैसे आपके हाइपोथिकेशन था
बट इसमें कौन से तरीके के लोन्स कवर अप होते हैं, लाइक गोल्ड लोन्स हो गया, ठीक है। और इसका जो पोजेशन है वो किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, आपके पास जो प्लेज है वो मूवेबल गुड्स है, ठीक है, मूवेबल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लियर है। तो बैंक के पास रहता है उसका पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोन्स, तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, मॉर्टगेज इज क्रिएटेड ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स। हाँ जी, कौन से एसेट्स के अगेंस्ट मॉर्टगेज किया जाता है, ऐसे एसेट्स जो कि इमूवेबल होते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी लैंड, ठीक है, एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, या फिर ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि अटैच्ड है, ठीक है, या कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि अटैच्ड है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि उसको थोड़ी घुमा के लेके आ सकते हो ना, अगर वो अटैच्ड है तो उस फैक्ट्री के साथ ही, लैंड के साथ ही, तो उस टाइम पे आप उसको निकाल नहीं सकते, उसके अगेंस्ट भी मॉर्टगेज होता है। तो जो पेपर है उसको मॉर्टगेज किया जाएगा, वो पेपर उतने टाइम के लिए बैंक के पास रहेंगे, तो सिर्फ पेपर का पोजेशन बैंक के पास रहता है, बाकी जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी ऑनरशिप ऑनर के पास ही रहेगी। ऐसे ही हाइपोथिकेशन के केस में जो भी व्हीकल है उसका जो चार्ज है वो किसके पास रहता है, ऑनर के पास ही रहता है। मान लीजिए मेरा व्हीकल था और मैंने अगर उसके अगेंस्ट कोई भी लोन लिया है, तो वो जब तक लोन चुकता नहीं होता वो स्कूटर व्हीकल जो भी गाड़ी है वो मैं चला सकती हूँ, बस जो उसकी आरसी है उसके ऊपर हाइपोथिकेट कर लेता है बैंक, ठीक है। ऐसे ही इसके जो पेपर हैं उसके ऊपर मॉर्टगेज कर लेगा, क्लियर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप हमें यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको यहाँ तक। मॉर्टगेज इज क्रेडिट ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स, इमूवेबल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए सबसे पहले बात कर रहा है सबस्टैंडर्ड एसेट्स की। दीज आर द एसेट्स विच हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 महीने, जो कि मैंने आपको बताया। सबस्टैंडर्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो अप टू 12 महीने तक जिनका कोई भी पेमेंट नहीं आया, मतलब ऐसे लोन अकाउंट्स, ठीक है, जिनकी रीपेमेंट नहीं हो रही 12 महीने तक कॉन्टीन्यूस अगर रहते हैं तो सबस्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहते हैं। अगर 12 महीने से ज़्यादा हो जाएं तो वो किस में चले जाते हैं जी, डाउटफुल की कैटेगरी के अंदर। सो इफ़ दी एसेट्स इज इन दी सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 महीने, आपका वो वाला क्वेश्चन की अगर क्लैरिटी नहीं हुई है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा एसेट जो कि सबस्टैंडर्ड की कैटेगरी में ज़्यादा, कितना, 12 महीने से ज़्यादा रह लिया, वो डाउटफुल की कैटेगरी में चला जाता है। अब एक और दिमाग में क्वेश्चन दौड़ेगा कि अप टू विच एक्सटेंट, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, हो सकता है 3 साल तक या फिर 3 साल से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर 3 साल बाद कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करेगा कि क्या उसको लॉस एसेट्स में डालना चाहिए। दीज एसेट्स आर दोज डाउटफुल एसेट्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ठीक है। तो आरबीआई आइडेंटिफाई करता है जी, इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक है। आरबीआई आइडेंटिफाई करेगा कि क्या डाउटफुल एसेट्स को D3 को निकाल के लॉस में कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है लॉस का, क्लियर है। तो ये वाले पॉइंट्स तो सही थे अभी तक। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं SMA1, जो आपके पास अलग से अकाउंट है हमारे पास, है ना। SMA अकाउंट्स, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट इज ओवर ड्यू बाय 31 और 60 डेज। तो जो SMA 0 है, SMA 0 आपका आता है कितने दिन से लेके भाई, कितने दिन से काउंट करते हैं हम लोग, 1 to 30 डेज, ठीक है। 1 से लेके अगर 30 दिन तक पेमेंट नहीं आया तो वो SMA1 के अंदर रहता है, इसको स्पेशल अकाउंट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। SMA 0 के अंदर कब तक रहता है, जब तक किसी भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट अगर नहीं होती, ठीक है, या फिर अगर कोई भी अमाउंट, ठीक है, ओवरड्यू है बाय 1 to 30 डेज तक, तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे, किसके अंदर आएंगे, SMA 0 के अंदर, क्लियर है।
SMA1 क्या आपके पास, SMA1 ऐसे अकाउंट्स जो कि आपके पास हमारे पास किस में आते हैं भाई, 1 से लेके 30 दिन तक ऊपर हो गया, और ऐसे ही 30 से लेके 60 डेज तक, ठीक है, 30 to 60 डेज तक, ठीक है। तो जो हमारे स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं SMA 0, 1 और 2, वो जो 90 दिन ना वो यहाँ कवर अप होंगे। तो अगर किसी भी अकाउंट की पेमेंट 1 से लेकर 30 दिन हो गए हैं तो वो SMA 0 में रहता है। कोई भी अकाउंट ऐसा है जिसको 30 दिन से लेके, ठीक है, 30 डेज से लेके 60 डेज तक, 30 नहीं आएगा यहाँ पे, 31 करिए इसको, ठीक है, 31 डेज से लेके 60 डेज तक अगर पेमेंट नहीं आई तो SMA 1 में रहते हैं। SMA 2 में कब रहते हैं, जब 61 डेज से लेके, ठीक है, ये थोड़ा सा सही गलत हो गया यहाँ पे, 61 डेज से लेके 90 दिन तक, क्योंकि इसका एक एक दिन काउंट होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। 1 से लेके 30 दिन तक SMA 0 में रहे, 31 टू जैसे 31st डे होगा ना वो आपका कहाँ चला जाएगा, SMA 1 में, और 61 से लेके 90 डेज तक SMA 2 के अंदर। आई होप इट इज़ क्लियर, सिंपल सा था, ठीक है, इसको सही कर लेना। 30 डेज नहीं आएगा, 31 डेज, जैसे 31st डे होगा वो SMA 1 में आ जाएगा, क्योंकि 30 दिन तो वहाँ काउंट हो रहे हैं ना, और बैंक के अंदर ये कोई लेमैन लैंग्वेज तो चलती नहीं है। अगर 29 तारीख हो गई तो 29 तारीख को डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये SMA 1 में जाना चाहिए कि SMA 2 में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट इज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है भाई विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट, कौन रिलीज करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज करता है विलफुल डिफॉल्टर्स का लिस्ट। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन ड्यू इन केस ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। हाँ जी, मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए सरफेसी के अंदर, जिसका मैंने आपको फुल फॉर्म बताया। यहाँ पे बेसिकली बैंक को अगर अपने लोन की रिकवरी करनी है, ठीक है, तो पहले आपके पास कोर्ट्स अवेलेबल थी, लोक अदालत थी, ठीक है, लोक अदालत अभी भी है, ठीक है, DRTs हैं, ड्राट हैं, बट उसमें टाइम लगता है। क्लियर, उसके लिए यहाँ पे सरफेसी ऑप्शन जो है वो बैंक के लिए ही है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि अगर उनके लोन्स NPA हो गए हैं, ठीक है, तो वो अपने लोन्स की रिकवरी कर सकते हैं सरफेसी के थ्रू। तो सरफेसी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, ठीक है, सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आगे भी आएगा, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगी उसको, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, तो उसके थ्रू देख के आप लिख लेना, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट कितना है भाई, तो अगर किसी भी बैंक को सरफेसी के थ्रू अपने लोन की रिकवरी करनी है तो एक कंडीशन अटैच होती है कि आपका NPA मिनिमम टू मिनिमम कितना होना चाहिए भाई, 1 लाख रुपया होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट थी, मतलब जो भी प्रिंसिपल था उसका मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है, 20% से कम नहीं होना चाहिए, 20% ऑफ द प्रिंसिपल और मोर देन, अगर पैसा बचा हुआ है अनपेड है तभी रिकवरी करेंगे सरफेसी के अंदर। अगर प्रिंसिपल का 20% से कम है तो सरफेसी के अंदर नहीं आएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 20% प्रिंसिपल का अभी अनपेड बैलेंस होना चाहिए तभी रिकवरी करी जाएगी। थर्ड केस क्या है कि किसी भी नो एग्रीकल्चरल लैंड, कोई भी ऐसा लोन अगर एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट है तो वो भी सरफेसी के अंदर चार्ज नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी रिकवरी करी जाएगी। तो 3 कंडीशंस होगी, 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है, मिनिमम लोन अमाउंट हो गया, और दूसरा क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट जो सैंक्शन किया गया था कस्टमर को, उसका अभी अनपेड बैलेंस जो है वो 20% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। सिंपल सी बात, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ कि जो 5 लाख रुपया मान लीजिए किसी को सैंक्शन किया गया और इस 5 लाख का उसने मान लो 2 लाख रुपया दे दिया, 2 लाख रुपया दे दिया, तो इस 5 लाख का अब आप लोग क्या करिए, 20% निकाल के देख लीजिए कितना बना, ठीक है। तो 20% तो कम से कम जो है वो वहाँ पे रिमेन बैलेंस होना चाहिए, उतनी रिकवरी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी सरफेसी के अंदर आप चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन अ बैंक लेंड्स अ मनी टू अ कॉर्पोरेट पर्सन, हाँ जी,
हाँ जी, when a bank lends money to the corporate person the relationship is। जब बैंक क्या करता है, पैसा लेंड करता है, जब बैंक क्या करता है, पैसा लेंड करता है किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन को, तो उस टाइम पे जो रिलेशनशिप बिल्ड होती है बैंक के साथ उस कस्टमर की, वो क्या बनती है। तो वो बैंक के साथ पूछ रहा है कस्टमर की, ध्यान रखिएगा, कस्टमर की बैंक के साथ नहीं पूछ रहा। इस टाइम पे बैंक लेंडर है, ठीक है, बैंक लेंडर हो गया, ठीक है, और जिस पर्सन से मैंने पैसा लेना है वो मेरे लिए क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। तो बैंक क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, बैंक क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। और वो जो कॉर्पोरेट पर्सन है ये मेरे लिए, क्योंकि ये बोरोवर था ना, इसी ने तो पैसा लिया था, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर, जिससे मैंने रिकवरी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बिल्ड होगा वो क्रेडिटर और किसका हो जाता है, डेटर का होता है। तो बैंक यहाँ पे क्रेडिटर बन जाता है, ध्यान से देख लीजिए। रिवर्स भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है कस्टमर और बैंक का। तो बैंक यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, और कस्टमर क्या बन जाएगा, डेटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन एफडीआर इज लॉस्ट। मान लीजिए किसी का फिक्स जो रिसीट होती है, एफडीआर की रिसीट वो गुम हो गई, ठीक है, ऐसे हो जाता है ना, गुम हो जाती है। तो व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, आप कौन सा डॉक्यूमेंट उससे मांगते हो। कोई कस्टमर आया बैंक के अंदर और उसने बोला कि भैया मेरी तो एफडीआर रिसीट गुम हो गया, अब उसके बिना तो उसको मिलेगा नहीं पेमेंट। तो उस टाइम पे क्या बॉन्ड आप लोग उससे साइन कराते हैं, हम लोग कौन सा बॉन्ड साइन कराते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या डिफाइन करता है कि भाई आप इसके अंदर जो भी रिस्क है, एफडीआर का रिस्क प्रॉपर आप बॉर्न करेंगे। कौन बॉर्न करेगा, जिसने वो गुम किया है, ठीक है, कि कल को कोई भी लॉस होता है इसके अगेंस्ट तो यहाँ पे बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो जो भी बॉन्ड साइन किया जाता है तो बैंक के लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है, बैंक उसके अगेंस्ट यहाँ से जो बॉन्ड साइन कराता है वो कौन सा होता है जी, इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। तो सारे क्वेश्चन हमारे कवर अप हो गए हैं। मैंने आपके साथ 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू गाइस एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छा जाए आपका एग्ज़ाम एंड बहुत ही बढ़िया करिए। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है सोसाइटी एक्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं, और बहुत ही लिमिटेड टाइम है जहाँ ही मैं फ्रेम कर पा रही हूँ अभी। बट अगर मैं कर पाई तो आई होप मैं आपको क्वेश्चन डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। और अगर आ पाए तो अराउंड 11 बजे तक आ गए तो आगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छा एग्ज़ाम करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए, और आके बताना कि आपका पेपर कैसा गया।